कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये नॉर्मली बहुत करते हैं अपन रेगुलर लाइफ में। कंजम्पशंस करते हैं, सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं अलग अलग जगहों पे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो ये अपन क्यों करते हैं, कंज्यूम क्यों करते हैं, सेविंग्स क्यों करते हैं, इनके क्या ड्राइवर्स हैं। मतलब अगर आप 100 रुपीज कमाते हो तो 100 रुपीज में से आप सर्टेन पोर्शन कंज्यूम करते हो, सर्टेन पोर्शन सेव करते हो। ये सब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब का अपन यहाँ पे मीनिंग समझेंगे, डिटर्मिनेंट समझेंगे। तो सबसे पहला है, अपन बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन मतलब कि आपने एक्चुअल में खर्चा कितना किया। सिंपल। द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप। मतलब अपनी इनकम में से 1000 रुपए अगर आपकी इनकम है, तो 1000 रुपए में से आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। सिंपल। दिस इज सो कंजम्पशन इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ इनकम। वाई मतलब इकोनॉमिक्स में इनकम बोलते हैं, सी मतलब कंजम्पशन है अपने पास, कि इनकम का कितना हिस्सा आप कंज्यूम करते हो। तो अगर मैं बोलूं, सपोज फंक्शन आया है मेरा 50%, तो इसका मतलब क्या कि 50% जो मैं इनकम जो है मेरी, वो 50% इनकम मैं अपनी कंज्यूम कर लेता हूँ। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, वो कंजम्पशन है। किस पे डिपेंडेंट है कंजम्पशन? कंजम्पशन ये आपका इनकम पे, वाई पे डिपेंडेंट है। सिंपल। तो वाई का फंक्शन है कंजम्पशन। ठीक है, एकदम सिंपल। बट एक चीज इसमें याद रखनी है आपको, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डज नॉट मीन डिजायर। अपन डिजायर नहीं लाते हैं यहाँ पे, अपन इफेक्टिव कंजम्पशन लाते हैं। डिजायर प्लस एबिलिटी दोनों भी। तो C is an increasing function of income as Y and C move in the same direction। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे। सिंपल। अगर आप महीने का 5000 कमाते हैं, तो आपका कंजम्पशन लिमिटेड होगा, उतना कंज्यूम नहीं करोगे आप। सपोज करो आपकी इनकम 50,000 हो गई तो अब क्या करोगे, अब मोबाइल फोन खरीदोगे, और गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स वगैरह खरीदोगे, बहुत सारी चीजें। तो ये 50,000 में आप एक ज्यादा खर्चा करने लग जाते हो। जब आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, उसके बाद आप वॉच खरीदोगे, हो सकता है घर वगैरह लो, गाड़ी वगैरह लो अच्छी खासी। तो ये सारी चीजें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, वही इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। यही सिंपल सी चीज इन्होंने एज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप करके यहाँ पे डिपिक्ट किया है, कि आप कितना कंज्यूम करते हो ना, ये डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हो। सबसे पहले कमाते कितने हो, ये मैटर करता है कि नहीं। सबसे पहले रिश्ता लेके आते हैं घर, लड़की वाले अगर, तो सबसे पहले चीज क्या देखते हैं, फोटो नहीं देखते वो आजकल क्या देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है कि नहीं स्वप्निल, बिल्कुल सही। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कितना कितना आप अपने इनकम का कंज्यूम करते हो। तो सपोज आप 1000 रुपए कमाते हो, यहाँ पे एक्सेल में आपको समझाता हूँ। सपोज वाई है आपका, इनकम है आपकी 1000 रुपीज, और इसमें आप कंज्यूम करते हो सपोज 700 रुपीज। तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कितना है, C डिवाइडेड बाय वाई, दैट इज 70%। 700 डिवाइडेड बाय 1000, 70%। आप अपनी इनकम का 70% कंज्यूम कर रहे हैं। ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद आगे अपन ने देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल ये वर्ड का मीनिंग ही होता है एडिशनल। कोई एक चीज एडिशन हुई, तो आप उसका नोट चेंज कितना आइडेंटिफाई कर सकते हो बेसिकली। मतलब यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनकम से रिलेटेड कंजम्पशन। तो एडिशन किस किस में होगा, बहुत सिंपल, एडिशनल इनकम में। एडिशनल इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके कंजम्पशन पे, ये दिखाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेसिकली इसका रेशियो होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, दैट इज, और एमपीसी इज लेस देन 1। लेस देन 1 ही आता है हमेशा। अपन पूरा का पूरा एडिशनल इनकम का पूरा
कंज्यूम नहीं करते। तो सपोज करो अगर कोई 1000 रुपए कमाता है, ये वाला इस केस में, अभी उसकी इनकम हो गई है 1200 रुपए और उसका कंजम्पशन हो गया है सपोज 800 रुपीज। तो वाई में कितना चेंज आया, चेंज इन वाई कितना है, यहाँ पे चेंज इन वाई है आपका 200, मतलब इनकम में 200 रुपए का चेंज आया है। और चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सी कितना है, चेंज इन सी है 100। तो आपकी, तो अगर मेरे को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, इसका मतलब चेंज इन वाई, चेंज इन वाई दैट इज डी सी, चेंज को डी लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, change in y divided by change in c divided by change in y, change in consumptions divided by change in income। कितना चेंज हुआ, चेंज हुआ आपका 100 और नीचे है 200। तो इसका मतलब आपकी जो एडिशनल इनकम है, ये एडिशनल 200 रुपए इनकम जो हुई आपको, उसमें से आप 50% खर्चा करते हो, 50% खर्चा करते हो। The propensity to consume is fairly stable function of income। सही बात है, जितना ज्यादा आप कमाओगे, अभी मुकेश अंबानी जितना ज्यादा कमाता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी अभी जब नीता अंबानी का बर्थडे था, तो मुकेश अंबानी ने अंदाजन कितने खर्चा किया रहेगा, कितना खर्चा किया रहेगा नीता अंबानी के बर्थडे पार्टी पे? कैन यू गेस कितने करोड़, कैन यू गेस? तीन, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद आ रहा है 3000 करोड़ के ऊपर तक का खर्चा हुआ है सिर्फ एक बर्थडे पार्टी पे, 3000 करोड़ के ऊपर का खर्चा। जब ईशा अंबानी की शादी थी, जितने में नॉर्मल एक मतलब पूरा नॉर्मल एवरेज शादी होती है ना, उतने का उनका एक कार्ड था, एक वेडिंग कार्ड, मतलब एक वेडिंग कार्ड की उनकी कॉस्ट मेरे ख्याल से कुछ तो 12 से 25 लाख रुपए के बीच में थी, 12 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में एक वेडिंग कार्ड की कॉस्ट। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इनकम पे डिपेंडेंट है। आप कितना कमाते हो ना, उस हिसाब से आप खर्चा करते हो, सिंपल। अपने को भी बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर होती है, वही ये चीज, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब चीज अपने को पता है ऑलरेडी, बस अपन अभी यहाँ पे फॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं। फिर आगे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं? सबसे पहला है टैक्स पॉलिसी। जितना ज्यादा इनकम टैक्स, जितना ज्यादा टैक्स होगा, उतना ज्यादा इनकम ही कम होगा बेसिकली। दिस विल रिड्यूस द पर्सनल इनकम और उसके हिसाब से उसका कंजम्पशन भी गिर जाएगा, सिंपल। तो अगर एक इंसान 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए में से वो अगर 90 रुपीज टैक्स ही भर रहा है, जो कि एक जमाने में इनकम टैक्स रेट था इंडिया में, 90% अपनी इनकम का लोग टैक्स भरते थे। जस्ट इमेजिन, 90% रेट था इनकम टैक्स का एक जमाने में। तो ये 90% अगर इनकम टैक्स भर रहे हो, तो घर ही कितने लेके आ रहे हो तुम, इनकम ही लेके ही कितने आ रहे हो, डिस्पोजेबल इनकम 10 रुपए। 10 रुपए में क्या तो खर्चा करोगे तुम, सिंपल। तो ये टैक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो तुम ऑफकोर्स सेव ज्यादा करोगे। होल्डिंग ऑफ एसेट्स, अगर तुमको एसेट्स खरीदने हैं जैसे प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या फिर कई शेयर्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स, ये सब अगर खरीदने हैं, एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, तो फिर ऑफकोर्स तुम यू विल होल्ड ऑन। तो तुम्हारा कंजम्पशन तुम कम करोगे, सिंपल सी बात है, तुम्हारा कंजम्पशन कम करोगे। और विंडफॉल प्रॉफिट और लॉस, कभी कभी किसी किसी को किसी किसी बिजनेस में विंडफॉल प्रॉफिट होता है, मतलब जैसे हवा बहती है ना कभी कभी, वैसे ही कभी कभी अचानक प्रॉफिट हुआ, अचानक लॉस हुआ, अचानक प्रॉफिट, अचानक लॉस, ऐसा विंडफॉल। तो कंजम्पशन लेवल ऑफ दी दोज क्लास ऑफ पीपल चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है इनका कंजम्पशन। अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर वो कंज्यूम करेंगे, अगर लॉस हुआ तो वो कंजम्पशन कर्टेल करेंगे, अपना ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। जैसे कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करता है, उसको बहुत सारे लॉसेस वगैरह होते हैं, तो फिर उस हिसाब से जैसे जैसे उसको प्रॉफिट होता है उस हिसाब से वो कंजम्पशन बढ़ाता है, जैसे जैसे लॉस होता है वैसे वैसे उसका कंजम्पशन कम करने की कोशिश करता है। तो ये थी कहानी पूरे कंजम्पशन फंक्शन की। अभी आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, वो है सेविंग। सेविंग तुम्हारा, ठीक है। सेविंग्स मतलब क्या, एकदम सिंपल।
आप जितना कमा रहे हो उसमें से जो आपने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद जो पैसे बच गए, जो पैसे बच गए उसको अपन सेविंग्स बोलते हैं। सिंपल। बचपन से अपन सेव करते हैं, कभी ना कभी गुल्लक में सेव किया होगा तुमने, पिगी बैंक में सेव किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कभी ना कभी। तो कोई मेहमान आता है, उनके अपन पाँव छूते हैं तो वो लगेज पैसे देते हैं अपने को, या बर्थडे पे पैसे मिलते हैं, तो तुमने सेव कर करके कुछ ना कुछ किया होगा उसका अच्छा यूज, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। तो ये क्या है, ये है सेविंग्स। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आप मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप 100 रुपीज कमा रहे हो, 700 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, तो आप सेव कितना करोगे? आप सेव कर रहे हैं कि सेविंग्स है 300 रुपीज। यहाँ पे वही एग्जाम्पल में आप 1200 रुपए कमा रहे हो, कंज्यूम 800 रुपए कंजम्पशन है आपका, तो सेव कितना करोगे? 400 रुपीज। कैसे निकाला ये? बहुत सिंपल फॉर्मूला है सेविंग्स का। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। income minus consumption. Savings is equal to income minus consumption. The unconsumed part of national income, इसको बोलते हैं नेशनल सेविंग्स। पूरे इकोनॉमी में कि कितने सेविंग्स लोग कितना कर रहे हैं, जीडीपी का कितना परसेंटेज सेव किया जाता है, नेशनल इनकम का कितना परसेंट सेव किया जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जीडीपी का 30% हिस्सा सेव किया जाता है। मतलब अपने यहाँ पे इंडिया में अच्छी बात क्या है पता है क्या? अपने को बचपन से यही सिखाया जाता है कि सेव करो सेव करो सेव करो। वही बाहर की इकोनॉमीज में वो ये नहीं सिखाते। वो सबसे पहले सिखाते हैं कि जैसे ही आपको जॉब लगे, सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड परचेस करना है, लोन्स लेने हैं बड़े बड़े वगैरह वगैरह। अपने यहाँ पे वैसा इन इनहेरेंट कल्चर जो है ना सेविंग्स का, वो बहुत अच्छा है अपनी इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए अपने सेविंग्स जनरली हाई है। टोटल डोमेस्टिक सेविंग्स कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउस होल्ड्स कितना सेव करते हैं, बिजनेस सेक्टर कितना सेव करते हैं, और गवर्नमेंट कितना सेव करती है। तीन ही तो सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, तीन कैटेगरीज के लोग होते हैं पूरी इकोनॉमी में। एक होते हैं हाउस होल्ड्स, एक होता है बिजनेस वाले, और एक होता है गवर्नमेंट। तो ये तीन, अगर तुमको डोमेस्टिकली पूरा इकोनॉमी कितना सेव कर रहा है तो निकालना हो, तो ये तीनों के सेविंग्स को ऐड कर दो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है सेविंग्स की? जैसे यहाँ पे अपन ने कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना, क्या क्या कंजम्पशन के, टैक्स पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, होल्डिंग, विंडफॉल प्रॉफिट लॉस, ये सब। तो वही यहाँ आगे सेविंग्स के भी डिटर्मिनेंट्स है अपने पास। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है? सबसे पहला है इनकम। ऑफ कोर्स कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों का सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो है वो है इनकम। आप कितना कमाते हो उसी हिसाब से आप सेविंग्स करते हो, उतना ही सेविंग्स करते हो जितना आप, जितना ज्यादा कमाओगे वैसे वैसे ही आप सेविंग्स ज्यादा करोगे। जैसे आप यही एग्जांपल में देख सकते हैं कि अभी इनकी इसकी इनकम बढ़ गई, 1000 रुपए से 1200 हो गई इसकी इनकम, तो इसके सेविंग्स में भी इंक्रीज देखने को मिला। सिंपल। तो जितना इंसान कमाता है उसी, वो फर्स्ट फैक्टर होता है कि वो कितना सेव करेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पूरे इकोनॉमी में आपकी जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सिर्फ अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अगर देखने मिल रही है तो आपकी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि इंडिया में है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ बिल्कुल देखने को मिलता है, अपने को हर कंट्री में देखने मिलता है। सिर्फ इंडिया में ही ऐसा कुछ नहीं है, हर कंट्री में थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी होता ही होता है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये सेविंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बेसिकली हेल्प करते हैं इस चीज को, प्रोसेस को देखने के लिए, मदद करने के लिए कि आप कितना कमाओगे उसके हिसाब से आप अपने एक्सपेंडिचर कितने करोगे। सपोज किसी ने, आपके फ्रेंड ने आपको, अगर आप बेसिकली आप इतना नहीं कमाते लेकिन आपके फ्रेंड ने, किसी ने एप्पल का फोन खरीद लिया, तो आप देखा देखी करने के लिए एप्पल का फोन खरीदते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बेसिकली। तो देखा देखी करने के लिए अगर आप खरीदते हो तो फिर तो आपकी सेविंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सेव नहीं करोगे, वो पैसा आप कंज्यूम कर लोगे एप्पल का फोन खरीदने के लिए। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। फिर साउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बेसिकली आपके एफडी है या फिर आरडी है, म्यूचुअल फंड्स है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कितने अच्छे हैं उस कंट्री में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है उस कंट्री में,
वो इंड्यूस करता है लोगों को कि आप ज्यादा से ज्यादा सेव करो। अभी जो पहले पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की, रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पे करीब करीब 14% एक जमाने में हुआ करता था। 14% सेविंग्स अपना इसके ऊपर, एफडी के ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिलता था। आज की अगर बात करें तो आपको 6% मिलता है, 6 साढ़े 6% के करीब करीब आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है एफडी का। सिंपल सी बात है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैटर करता है कि आप सेव कितना करोगे। आपको 14% मिल रहा है, तो अभी क्या करते हैं पता है क्या लोग, इसीलिए लोग आजकल ज्यादा एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आजकल लोग बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं। क्यों पॉपुलर हुआ? इसीलिए तो, क्योंकि एफडी में इतना इंटरेस्ट रेट रहा नहीं ना, इसीलिए। और बाकी तुम्हारे सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है दिमाग के, वो भी मैटर करते हैं कि साइकोलॉजिकली तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है, या फिर तुम्हारे प्लान्स क्या है फ्यूचर के। साइकोलॉजिकल बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं सेविंग्स के लिए, कि आपकी सेविंग्स कितनी होगी। फिर ये सेव किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। इकोनॉमिक्स में जब भी इन्वेस्टमेंट ये वर्ड आता है, तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड, एफडी, ये सब की बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स की, नए प्लांट्स, नए इक्विपमेंट्स, इन सब की बात करते हैं, डुअल एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है चेंज इन इन्वेंटरीज और स्टॉक्स ऑफ कैपिटल। मतलब बेसिकली अगर बात करें तो इन्वेंटरी लेवल जो आपका चेंज होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में जो चेंजेस आते हैं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट में आता है। सेकेंड चीज जो इन्वेस्टमेंट में आती है वो है न्यू कैपिटल गुड्स। आप कितने प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, वगैरह वगैरह। नॉर्मल जो अपन इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं ना, वो ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, वो कंसेप्ट ये नहीं है। तो उससे कोरिलेट करोगे तो तुम्हारा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। तो उससे कोरिलेट मत करो। एफडी, आरडी, ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है रियल लाइफ में, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त अपन बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नैरो पर्सपेक्टिव एक ही जगह पे, वो है कैपिटल गुड्स एंड चेंजेस इन इन्वेंटरीज। ये पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के क्या डिटर्मिनेंट्स है कि क्यों इन्वेस्ट करते हैं लोग, बेसिकली क्यों इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो है इन्वेस्टमेंट का, वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा मिल रहा है तो आप सेविंग्स ज्यादा करोगे, बैंक में पैसे पड़े रहने दोगे। लेकिन अगर आपको एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दिख रहा है, मतलब क्या, लेकिन मतलब अगर आपने कोई नया मशीन वगैरह खरीदा, उसको काम पे लगाया, तो आपको प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना होने वाला है उस कैपिटल एसेट से, ये आपका दिखाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मतलब एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो सेविंग्स की अगर बात करें, तुम्हारे पास सेविंग्स के लिए ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और दूसरा जो है ऑप्शन वो है तुम्हारी बिजनेस करने का कुछ, ठीक है। बिजनेस बहुत ही सिंपल है, तुमको एक मशीन खरीदनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको 6% मिल रहा है, और अगर तुम वही सेविंग्स यूज करते हो मशीन वगैरह खरीदने के लिए, या न्यू कैपिटल गुड्स परचेस करने के लिए, और अगर तुमको यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, 15% तक तुमको अगर रिटर्न मिल रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस करेंगे अपन, है कि नहीं। अपने को अपने पैसे बढ़ाने हैं, बिजनेस करेंगे। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये जो कैपिटल तुम जो लेके आए हो, ये जो पैसा तुम लेके आए हो अपने बिजनेस में, इसकी मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी है, मतलब ये कैपिटल तुमको कितना कमा के देगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है इस कैपिटल की, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है उस कैपिटल एसेट की, एंड द सप्लाई प्राइस ऑफ दिस एसेट, मतलब वो मशीन कितने में मिलती है, कितना बेनिफिट कमा के देगी, करा के देगी तुमको। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं इसको, सी मतलब यहाँ पे कंजम्पशन नहीं है, इन्होंने चेंजेस बहुत किए हैं। सी मतलब यहाँ पे है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सी इसका, that is Q divided by P, मतलब Q is the prospective yield, P is the price supply of this asset basically, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, ये 15% मतलब क्या कैलकुलेट किया मैंने, मतलब मैंने कैलकुलेट क्या किया, सपोज करो ये मशीन है 1 लाख रुपए की, ठीक है, ये मशीन है 1 लाख रुपए की,
और ये मेरे को यील्ड जो जनरेट करके देगी, ये यील्ड जो जनरेट करके देगी वो होगी 7,500 का। ये यील्ड जो जनरेट करके देने वाली है, पैसा जो कमा के देगी मशीन, ये है 7,500। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये मशीन से मेरे को कितना आउटपुट मिल रहा है, कितने परसेंट टर्म्स में बताओ कितना आउटपुट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? कॉमन सेंस, आप क्या करोगे? यील्ड को डिवाइड करोगे प्राइस के साथ, है कि नहीं? यील्ड को डिवाइड करोगे मशीन के प्राइस के साथ। तो आपको कितना कमा के देती है वो मशीन परसेंटेज टर्म्स में? दैट इज 7,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख। कितना कमा के देती है परसेंटेज टर्म्स में? ऑलमोस्ट आपका 7.5%, बिल्कुल सही। 7.5% आपको ये मशीन कमा के देती है। कैसे निकाला? ये फॉर्मूला है, Q डिवाइडेड बाय P। Q इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। यील्ड ऊपर न्यूमरेटर में क्या जाता? यील्ड, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाता? P मतलब प्राइस। उस मशीन का, उस कैपिटल एसेट का प्राइस कितना है, ठीक है? और एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और एक एग्जांपल लो, नॉर्मल सोचो ना, नॉर्मली सोचो। अभी सपोज तुमको कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने के लिए कैपिटल लगेगा, तो तुम कैपिटल लेके आना चाहते हो, ठीक है? कैपिटल तुम लेके आना चाहते हो, दैट इज 90 lakhs। इतना कैपिटल तुम लेके आना चाहते हो। फिर तुमने सोचा कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब अपन एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी बेचेंगे या फिर रेंट इनकम वगैरह देंगे, तो आपको जो यील्ड मिलेगा दोनों जगहों से, प्रॉपर्टी बेच के भी और रेंट मिला के भी, आपको जो यील्ड मिलेगा वो मिलेगा आपको 20 lakhs, ठीक है? तो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना आएगा? MEC कितना आएगा? यील्ड डिवाइडेड बाय प्राइस। कितना लेके आए आप? कैपिटल कितना लेके आए? 90 lakhs। यील्ड कितनी है आपकी? 20 lakhs। तो 20 डिवाइडेड बाय 90 अगर करेंगे तो कितना परसेंट आपको मार्जिनल एफिशिएंसी मिलता है? बताओ जल्दी कमेंट्स में, बताओ बताओ। न्यूमरेटर में लिखना है आपको 20 lakhs, डिनोमिनेटर में लिखना है 90 lakhs। कितना कितना मिलता है आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? 20 डिवाइडेड बाय 90 इन परसेंटेज टर्म्स, ये आता है आपका 22% के करीब करीब। 22%। 22% के करीब करीब, बिल्कुल सही जवाब। ये आता है आपका 22% के करीब करीब। तो ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सिंपल। तो इन्वेस्टमेंट कब करूंगा मैं? जब मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे को, सिंपल। तभी मैं नया बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है? जैसे रिलायंस ने क्यों सोचा जियो में, जियो लॉन्च करे, क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था कि यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है, फ्यूचर में जो यील्ड होने वाली है वो ज्यादा है। और उनका बिल्कुल सही था अंदाजा। 4G में वो जितना कमा रहे हैं, बाकी जितने कॉम्पिटिटर्स उनके कमा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा कमा रहे हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर आगे है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। द Keynesian multiplier shows how many times the total income increases by a given amount of initial investment। मतलब वो बोलते हैं ना कि सपोज आप स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए से शुरू करते हैं अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट में, आप ईयर 1 में 5,000 रुपए से शुरू करते हैं, तो आपका जो इनकम है बेसिकली, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कितना टाइम्स ग्रो करता है। तो सपोज आपका नेक्स्ट ईयर जो इनकम होगा वो होगा 7,500, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 15,000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर आप 1.5 लाख तक कमाने लग जाओगे। तो ये क्या है बेसिकली? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कितने अमाउंट से कितने टाइम्स बेसिकली आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये ग्रो हो रहा है, आपकी जो इनकम है ये ग्रो हो रही है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा और न्यूमेरिकल्स वगैरह करने की, एकदम सिंपल रखो। हाउ मेनी टाइम्स द टोटल इनकम इंक्रीजेस बाय गिवन अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इतना तुमने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, तो तुम्हारी इनकम कितने कितने अमाउंट से कितने कितने टाइम्स बढ़ी है। सबसे पहले तुम्हारी इनकम बढ़ी 2,500, फिर तुम्हारी इनकम हुई 7,500,
फिर तुम्हारी इनकम हुई बहुत ही ज्यादा, 1,05,000, तो कितने अमाउंट, कितने टाइम्स तुम्हारी इनकम बढ़ी, यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ी, यहाँ पे और ज्यादा टाइम्स बढ़ी। तो ये चीज है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और लास्ट जो चीज है इसमें वो है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब है चेंज इन आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स कॉज इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग दोस कंजम्पशन गुड्स। मतलब कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली जो प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रो कैपिटल गुड्स खरीदने पड़ते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, कंज्यूमर गुड्स का एक एग्जांपल लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स में एग्जांपल लो तुम वाटर बॉटल। सपोज तुमको अगर वाटर बॉटल प्रोड्यूस करना है तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाता क्या वाटर बॉटल? नहीं। तो तुमको क्या चाहिए रहता है उसके लिए? तुमको चाहिए रहता है मशीन्स, दैट इज कैपिटल गुड्स। कोई तो भी मशीन चाहिए तुम्हें जो ये वाटर बॉटल बना के देगी तुमको, है कि नहीं? ये वाटर बॉटल बना के देगी। तो चेंज इन द आउटपुट ऑफ कंजम्पशन गुड्स cause investment for production of capital goods used in producing those consumption goods। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड। मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने लग जाओगे, वैसे वैसे आपको ज्यादा कैपिटल गुड्स की, ज्यादा मशीन्स की जरूरत होगी। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में जब आपके पास डिमांड कम हो तो आप एक ही मशीन यूज कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है मार्केट में, आप पॉपुलर होते जाते हो। जैसे मिल्टन की अगर बात करें, वाटर बॉटल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो तो ये आउटपुट में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से आप कैपिटल गुड्स भी इंक्रीज करोगे, प्रोड्यूस करना, कंज्यूम करना, दोनों चीजें। तो आप ज्यादा मशीन इंस्टॉल करोगे क्योंकि आप अभी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो। ये है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है कंज्यूमर गुड्स का, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बनते कैसे है ना, कंज्यूमर गुड्स बनाने वाला जो हो है वो कैपिटल गुड्स ही तो है, मशीन ही तो है जो बनाएंगे। तो आपको अगर कंज्यूमर गुड्स बढ़ाने हैं तो आपको बेसिकली कैपिटल गुड्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। सिंपल एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। इसके बाद अलग कंसेप्ट है, उससे पहले एक बार जो भी अपन ने तीनों फंक्शंस पढ़े थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला अपन ने देखा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन मतलब क्या, कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करते हो, ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी, कि एडिशनल इनकम जो आपका हुआ है उसमें आपने एडिशनल कंजम्पशन कितना किया। इट इज स्पेसिफिकली द रेशियो ऑफ एडिशनल कंजम्पशन टू एडिशनल इनकम। कितना एडिशनल कंजम्पशन आप कर रहे हो अगर आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो। फिर डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, टैक्स पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, होल्डिंग ऑफ एसेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। सेविंग्स में अपन ने देखा, सेविंग्स का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जितना आप कमाते हो उसमें से जितना आप कंज्यूम करते हो वो लेस कर दो, तो जो पैसा आपके पास बच गया, जो अनकंज्यूम पार्ट है, वो बन जाती है तुम्हारी सेविंग्स। सिंपल। सेविंग्स की क्या क्या डिटर्मिनेंट है, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सारे। फिर इन्वेस्टमेंट में अपन ने क्या देखा, न्यू कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना, इन्वेंट्रीज लेवल बढ़ाना अपनी, ये दोनों आते हैं इसमें। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है मेरा, ये दो डिटर्मिनेंट्स पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो है सबसे पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मतलब प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना मिलेगा, रेशियो है बेसिकली, कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा। आप अगर कोई मशीन खरीद के आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा, है कि नहीं? आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैब सर्विसेज क्योंकि बहुत पॉपुलर हो रहा है, आपको पता ही है, जैसे ओला है, उसमें उबर है, बहुत पॉपुलर हो रहा है कैब सर्विसेज। तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग आजकल, मतलब मिडिल क्लास, ये एक अपॉर्चुनिटी समझता है। कोई भी सेकेंड हैंड इंडिका वगैरह खरीदो, सेकेंड हैंड गाड़ी या फिर स्विफ्ट वगैरह खरीदो नया मॉडल, और उसको ओला उबर पे लगा दो। ये भी क्यों लगाते हैं, लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड उनको अच्छा दिख रहा है।
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उनको अच्छा दिख रहा है, उनको लग रहा है कि उनके पैसे जो है वो ज्यादा अच्छे से रिटर्न दे पाएंगे जब ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तब तो। सिंपल, ये है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कितना टाइम्स आपका इनकम ग्रो होता है। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, कंज्यूमर गुड्स जो है अगर इनका आउटपुट चेंज हो रहा है तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे, क्योंकि बना कौन रहा है, कंज्यूमर गुड्स बनते कैसे हैं, कैपिटल गुड्स से ही बनते हैं ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है। गुड, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट जो है अपना वो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब क्या, जैसे दिल की धड़कन कभी ऊपर कभी नीचे होती है ना, वैसे ही इकोनॉमी भी कभी ऊपर कभी नीचे चालू रहता है। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूअसली तुम्हारी इकोनॉमी 50 साल से ग्रो ही कर रही है, ऐसा नहीं होता, या 50 साल से गिर ही रही है, ऐसा भी नहीं होता। कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़ा पीरियड के लिए ऊपर थोड़े पीरियड के लिए नीचे, ये चालू रहता है इनका। तो कौन से स्टेजेस हैं, कौन से साइकिल्स है बेसिकली ये इसमें आते हैं। बिजनेस वर्ल्ड इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज सेट टू एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स। जैसे हर छोटे से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही इकोनॉमी एज अ होल में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इनको अपन फ्लक्चुएशंस बोलते हैं, या फिर ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स के नाम से जाना जाता है, ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स। तो अपने पास बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, एक एक करके सारे स्टेजेस समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्रॉस्पेरिटी, नाम से ही समझ रहा है। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, द मेन स्प्रिंग ऑफ बिजनेस प्रॉस्पेरिटी इज प्रॉफिट। बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज बहुत ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन ये सब रिच रिच हो रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं वो अपने बिजनेस में, तो प्रॉस्पेरिटी वाला स्टेज है ये। तो मोर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर इनकम, मोर इफेक्टिव डिमांड, ये सब सारी चीजें अच्छी अच्छी होती रहती है, अच्छा फेज बेसिकली, अच्छी अच्छी होती है सारी चीजें। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमी में रिसेशन। रिसेशन मतलब एक्सेसिव एक्सपांशन, कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए, मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा ओवर प्रॉस्पेरिटी भी हो जाए, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन ओवर ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं पैसा लगाते जाओ पैसा लगाते जाओ और पैसा बढ़ेगा, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गया वो बिजनेसमैन, तो अभी क्या होगा इसको, क्योंकि डिमांड आप इतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ा सकते हो, तो आपके इकोनॉमी में रिसेशन आने लग जाएगा। सिंपल, एक्सेसिव एक्सपांशन हो रहा है, दिस लीड्स टू डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ जाती है, वेजेस बढ़ जाते हैं, आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है बेसिकली वेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप जैसे जैसे बिजनेस में नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाओगे और आपका बिजनेस चला नहीं, उतना अच्छे से ग्रो नहीं किया, तो फिर बेटा रिसेशन तो आना ही आना। When demand for bank credit being high and rising, interest rates tend to move up. These diminish profit level to lower level. Profit to a lower level मतलब इनके profits इस phase में गिरते जाते हैं, गिरने लगते हैं बेसिकली। मतलब स्लाइड से नीचे आ रहे हो ना, तो वो वाला एक्सपीरियंस होता है रिसेशन में। उसके बाद आगे है डिप्रेशन। वो मेंटल डिप्रेशन नहीं, वो तो आता ही आता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो तो थोड़ा बहुत आता ही आता है, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे। इकोनॉमिक डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट डिक्लाइन शार्पली, गिरते ही जाता है गिरते ही जाता है गिरते ही जाता है। रिसेशन में जो गिरना शुरू हुआ, यहाँ इस फेज में आके शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, रिसेशनरी ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट्स फॉल, लोग सारा अपने बिजनेस से पैसा निकालने लगते हैं, पेसिमिज्म बढ़ जाता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी रहेगा कि यूएस इकोनॉमी में 1930s के करीब करीब 1930s के करीब करीब ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या, लोगों में डिप्रेशन का माहौल था वो नहीं, पूरी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी, शार्प डिक्लाइन हो चुकी थी, इन्वेस्टमेंट्स गिर चुके थे, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी आ चुकी थी, किसी को काम धंधे नहीं, सब घर पे बैठे हुए। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो भी कुछ इस तरह से ही था। तो ये उतार चढ़ाव जो है ना, ये चलते रहते हैं जिंदगी में,
ठीक है, जिंदगी में भी और इकोनॉमी में, कभी आप प्रॉस्परस होते हो, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है, यही चीज है ये। और लास्ट में लास्ट स्टेज है आपका रिकवरी, जब डिप्रेशन डज नॉट कंटिन्यू फॉर इंडिपेंडेंट पीरियड, मतलब वो बोलते हैं ना हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है, वही चीज है। तो धीरे धीरे इकोनॉमी वापस ग्रो करना शुरू होती है। इट इज इम्प्रूविंग स्टेज ऑफ ट्रेड, वापस से वीकर यूनिट सारे बंद किए जाते हैं, ओल्ड डेट्स रीपे कर दिए जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, धीरे धीरे रिकवरी फेज, और इनकम वापस से जनरेट होना शुरू होती है। ये है आपका रिकवरी फेज।